हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, और मोल कंसेप्ट में एक्चुअली अगर बोला जाए तो हम लोग तो इस पूरे चैप्टर को ही मोल कंसेप्ट बोलते हैं, बिकॉज इस चैप्टर का जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट है वो मोल्स का ही कंसेप्ट है, और उसी से रिलेटेड आपको सारा फिनोमेना डिस्कस करना है। क्लियर है? मोल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोल क्या होता है। हम लोगों ने 1 मोल का वैल्यू देखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो 6.023 इंटू 10⁻23। और ये क्या है? तो ये एक नंबर है, ये क्वांटिटी है, ये एक नंबर है कि 1 मोल में हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम होता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, या नंबर ऑफ आयन होता है। डैट मीन्स कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को 1 मोल बोलते हैं तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास कितना टोटल कितना नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर अवेलेबल है। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास मोल का कंसेप्ट था। एक बात आपको क्लियर करते चलें, जैसे आपने देखा कि हम यहाँ MOLE मोल लिखें और यहाँ सिर्फ MOL लिखें। सर आप ई भूल गए। नहीं, ई हम भूले नहीं हैं। अगर आप इन द फॉर्म ऑफ यूनिट लिखते हैं देन आपको MOL राइट करना होता है, और अगर आप पूरा लिखते हैं तो आप MOLE लिख सकते हैं। इसलिए आप इसको मेरा मिस्टेक समझ के मत चलिएगा। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। क्लियर है ना? तो हमारे पास ये 1 मोल का वैल्यू है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज डैट कि हमारे पास 17 ग्राम NH3 है, और इस 17 ग्राम NH3 में हमको नंबर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है कि इसमें हमारे पास कितना नाइट्रोजन है और कितना हाइड्रोजन है। एक्चुअली ये सारे बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम उसको रिवाइज करने के लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी हम आज के लेक्चर में उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो 17 ग्राम NH3 का अगर हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी पता करना हो कि कितना नंबर में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, देन हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले इस 17 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। क्लियर है ना? गिवन मास बाई मोलर मास। तो इस अकॉर्डिंग गिवन मास आपका 17 हो गया, और मोलर मास अमोनिया का कितना हो जाएगा? तो मोलर मास अमोनिया का, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। आप सम कर लेंगे टोटल। नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 3 मतलब 3। ओवरऑल इसका भी मोलर मास 17 होगा, तो ये कितना मोल हो गया? तो ये 1 मोल हो गया। क्लियर है ना? डैट मीन्स कि 17 ग्राम अमोनिया इज इक्वल टू 1 मोल अमोनिया। और 1 मोल में हमारे पास कितना क्वांटिटी होता है? तो अगर हम 1 मोल NH3 की बात करें तो 1 मोल NH3 डैट मीन्स कि हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल अवेलेबल है। क्लियर है ना? तो इसी तरह से आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी बताना है। तो 1 मोल नाइट्रोजन में 1 मोल अमोनिया में कितना मोल नाइट्रोजन? तो सर 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन। अब आप बोलेंगे सर 1 मोल अमोनिया में कितना मोल हाइड्रोजन? तो सर 1 मोल अमोनिया में 1 मोल हाइड्रोजन। क्या ऐसा होगा? नहीं, 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन। क्लियर है ना? बिकॉज नाइट्रोजन तो आपके पास एक ही है 1 मोल में, बट हाइड्रोजन आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 3 है। डैट मीन्स ये आप कुछ इस तरह से समझ के चलेंगे, क्लियर है ना? आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है और आपके पास 1 2 3 मोल आपके पास हाइड्रोजन है, तब जाकर ये NH3 है। क्लियर है? बाय द वे ये ऐसे नहीं बनता है, ये बनता आपका N2 + 2H2 से 2NH3। वो रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम इसमें क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी हम कुछ इस अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। 1 मोल में हमारे पास कितना मोल हाइड्रोजन हो गया? तो 1 2 एंड 3। डैट मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे 3 × 6.023 इंटू 10⁻23। डैट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 × 9, 3 2 × 6, 0
3 6 18, 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। चलेगा। तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, हम लोग इससे भी अच्छा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मास का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था, आप लगता है इसको नोट करने में लगे हुए हैं, इसको नोट करके कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग लास्ट लेक्चर में समझ चुके थे, बट फिर भी अगर आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि हमारे पास जो मोल है, 1 मोल का जो वैल्यू है, ये 1 मोल का वैल्यू कहाँ से आया? तो 1 मोल के वैल्यू के लिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 1 मोल का जो वैल्यू है वो 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन से आया। मतलब वैसा कार्बन जिस कार्बन का मोलर मास 12 था और उसको हम लोगों ने 12 ग्राम तौल लिया। क्लियर है ना? मास स्पेक्ट्रोमीटर पर 12 ग्राम कार्बन लेकर और उसमें काउंट कर लिया कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उस 12 ग्राम में अवेलेबल है, और उसी को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 1 मोल। क्लियर है? IUPAC ने उसको कंसीडर किया 1 मोल। चलेगा। और उस 1 मोल को IUPAC स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया, और स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर कर लेने का ये मतलब है कि अब वो 1 मोल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। उस 1 मोल कार्बन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम अवेलेबल था, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। अब हम अगर 1 मोल ऑक्सीजन भी बोलते हैं तो हमारे पास उतना ही एटम होगा, हम 1 मोल नाइट्रोजन भी बोलते हैं तो हमारे पास उतना ही एटम होगा, हम 1 मोल पेन भी बोलते हैं तो हमारे पास उतना ही पेन होगा। बाय द वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है ना? जस्ट लाइक डजन, अगर आप 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है, चाहे वो कुछ भी हो। जनरली तो दर्जन से हम लोग केला खरीदते हैं, तो अगर हम 1 दर्जन केला की बात करें तो 1 दर्जन केला मतलब सर 12 पीस केला। चलेगा। अगर हम 1 दर्जन पेन का बात करें तो 12 पीस पेन। हम 1 डजन स्टूडेंट का बात करें तो हमारे पास 12 स्टूडेंट होंगे। क्लियर है? तो ये केस है मोल के साथ। कुछ भी 1 मोल लेते हैं, डेट मीन्स कि हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम होता है। या फिर अगर वो मॉलिक्यूल है तो उतना मॉलिक्यूल होता है, या फिर अगर वो आयन है तो उतना आयन होता है। चलेगा। तो ये सारा केस हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उसी से रिलेटेड है कुछ एटॉमिक मास। एक बात आपको बताते चले, मेरा थोड़ा आदत है कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? इसलिए आपका स्टार्टिंग का 4-5 मिनट हम लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ले लिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है। इन सब का जो जन्म है ना बाबू, दे ऑल बोर्न फ्रॉम कार्बन। क्लियर है? जैसे हम कहने का ये मतलब है कि अगर 1 मोल का कंसेप्ट था तो वो भी कार्बन से आया। अगर हम एटॉमिक मास का कंसेप्ट डिस्कस करें तो ये भी कहाँ से आया? कार्बन से आया। कैसे सर? चलो डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, डिफाइन करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। देखो, हम एटॉमिक मास का पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको हम अच्छे से समझाते हैं। आपको हम एक बात बताते चलें कि ये पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में आपको डेफिनेशन कम पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ कंसेप्ट। ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है, हम एटॉमिक मास को बोलना चाहेंगे, इट इज़ द नंबर which indicates how many times the atom is
heavier than, how many times the atom is heavier than 1/12th part of mass of one carbon atom. It is the number which indicates how many times the atom is heavier than 1/12 part of mass of one carbon atom. ये एक नंबर है जो इंडिकेट करता है कि कोई भी एटम कार्बन के मास के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हैवी है। थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है, आपको हम पहले भी बताते चल रहे हैं, तो आप बस कंसंट्रेट होकर सुनते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। जब हम लिखवा रहे हो तो आप लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले सारा कुछ सुन लिया कीजिए, ये कहीं भाग नहीं रहा, आराम से वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा, हम उसका टाइम देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास में it is the number which indicates how many times the atom is heavier than 1/12th part of mass of one carbon atom. किसी एक कार्बन एटम का जो 1/12th पार्ट है, किसी एक कार्बन एटम के मास का जो 1/12th पार्ट है, उस 1/12th पार्ट से कोई भी एटम कितना ज़्यादा हैवी है, कितना टाइम्स हैवियर है, वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। सर फिर से बोलिए, सुनिए। इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द एटम इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। सपोज डैट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डैट कि आपके पास एक कुछ इस तरह का स्क्वायर है, ठीक है। सपोज डैट आपके पास कुछ इस तरह का एक स्क्वायर है, और आप करते क्या हैं कि आपने एक राशन का दुकान खोल रखा है, ठीक है। राशन दुकान में लोग आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और आपके पास तौलने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है कि हम किस चीज़ से तौल कर दें। वो तराजू एक होता था ना ऐसे, जिसको पकड़ के लटकाते थे, दोनों तरफ रखते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, बट इमेजिन करो आपके पास वही तराजू है, ठीक है, और आपके पास तौलने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप राशन दुकान में क्या किए हैं, तो आप राशन दुकान में 10 बोरा चीनी ला कर रखे हैं, और आपको चीनी बेचना है, 10 बोरा चीनी बेचना है, ठीक है। मतलब आपने चीनी का दुकान खोला है, ठीक है। तो चीनी का दुकान आपने खोल के रखा है, और आपको उस चीनी को, उस शुगर को बेचना है, लेकिन आपके पास तौलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ एक तराजू है और एक स्क्वायर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास कोई आता है, बोलता है भाई साहब हमें 1 kg शुगर दे दो। नहीं, हमको आप शुगर दे दीजिए। ये नहीं बोलता 1 kg, आपसे बोलता शुगर दे दीजिए। तो आप क्या बोलें कि ठीक है शुगर दे देते हैं। बोला कैसे चीनी है? आपने बोला कि चीनी 40 रुपीज़ पर स्क्वायर है। तो 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर? तो आपके पास जो स्क्वायर था ना, आपने क्या किया कि आपने इस स्क्वायर को तराजू में एक साइड रखा, और दूसरे साइड आपने क्या किया, तो दूसरे साइड आपने चीनी रख दिया, ठीक है। दूसरे साइड आपने चीनी रख दिया। तो आपने इधर स्क्वायर रखा, उधर चीनी रखा, आपने बोला 40 रुपीज़। कोई आया बोला भाई हमको 80 रुपीज़ का चीनी दीजिए। आपने क्या किया, तो आपने 2 बार 2 स्क्वायर रखा इस तरह का। कोई आया बोला हमको 120 रुपीज़ का शुगर दीजिए। आपने क्या किया, आपने 3 रखा, आपने यहाँ 3 स्क्वायर रख दिया। धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर एक यूनिट बन गया। ये जो स्क्वायर था वो स्क्वायर क्या हो गया, ये स्क्वायर एक यूनिट बन गया।
और अब आप क्या किए, तो अब आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 40 रुपीज़ का इतना शुगर मिलेगा, अब आप बोल रहे हैं 40 रुपीज़ पर केजी पर स्क्वायर, 80 रुपीज़ का 2 स्क्वायर, 120 रुपीज़ का 3 स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर था वो क्या हो गया, ये स्क्वायर एक यूनिट बन गया। और आप किसी भी चीज़ का जो वेट है वो वेट अब आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब आप स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे कंपेयर करके, तो उस स्क्वायर से कंपेयर करके। आपके पास कोई एक आदमी आता है एक बड़ा सा थैला लेकर, उस थैले में कुछ सामान है और वो बोलता है ज़रा तौल के बता दो ये कितना है। आप क्या करते हैं, आप उसको एक तरफ इधर चढ़ाते हैं तराजू में और दूसरी तरफ पता चलता है कि आपको 10 स्क्वायर रखना पड़ा। जब आप 10 स्क्वायर रखे तब ये थैले का सामान उसके बराबर हुआ। तो आपने बोला ये जो सामान है ना ये 10 स्क्वायर है। क्लियर है, ये जो सामान है वो 10 स्क्वायर है। ठीक इसी तरह से एटम का मास डिफाइन किया जाता है। कहने का क्या मतलब है सर, कहने का ये मतलब है कि किसी भी एटम का मास कितना होगा, तो किसी भी एटम का मास हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो कार्बन के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हैवी है। चलेगा, सपोज दैट कि ये जो थैला था ये ऑक्सीजन था, ठीक है, और ये जो स्क्वायर था ये कार्बन का 1/12 पार्ट था। और अगर ये थैला 16 स्क्वायर का है, डेट मीन्स कि इसका मास जो है वो 16 हो गया, क्योंकि ये इस स्क्वायर से 16 टाइम्स हैवियर है, क्योंकि ये इस कार्बन के मास से 1/12 पार्ट वाले मास से 16 टाइम्स हैवियर है। चलेगा, तो एक बात ध्यान में रखना, इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द एटम इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। किसी एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट निकाल लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि कोई भी जो नॉन एटम है वो उस कंपेरिजन में कितना ज़्यादा हैवी है, वही उसका मास हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का मास 16 है, डेट मीन्स कि ऑक्सीजन कार्बन के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स हैवियर है। अगर नाइट्रोजन का मास 14 है, डेट मीन्स कि नाइट्रोजन कार्बन के 1/12 पार्ट से 14 टाइम्स हैवियर है। अगर कॉपर का मास 63.5 है, या हम एक एवरेज लेकर चले 63 है, डेट मीन्स कि जो कॉपर है वो उस कार्बन के 1/12 पार्ट से 63 टाइम्स ग्रेटर है, 63 टाइम्स हैवी है। चलेगा, ध्यान से देखना। अब आप बोलिएगा कि सर कार्बन का 1/12 पार्ट होता कितना है, ये तो बता दीजिए, तब ना हम कंपेयर करेंगे कि कोई कितना ज़्यादा हैवी है। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया, द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज, देखो इसके पहले अगर आप ये समझ लें कि एक कार्बन का मास कितना होता है, तो उसका 1/12 पार्ट आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना। हम आपको पहले एक सिंगल कार्बन एटम का मास बताते हैं। द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम इज 1.9924 into 10 to the power -23 ग्राम। एक सिंगल कार्बन एटम का जो मास होता है, डेट मास इज इक्वल टू 1.9924 into 10 to the power -23 ग्राम। ये एक सिंगल कार्बन एटम का मास होता है। तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.9924 into 10 to the power -23 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1.66, और वैसे 1.6605 जाता है, हम लोग एवरेज उसको 1.67 ले लेते हैं। 1.67 into 10 to the power
24 ग्राम। क्लियर है ना? दिस इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। ये कार्बन का 12वां भाग है, एक कार्बन का 1/12 पार्ट है ये। और एक कार्बन का एक्चुअल मास कितना होता है? तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये भी ग्राम में ही होता है, ग्राम एटॉमिक मास है। तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एक सिंगल कार्बन का मास होता है, और उसका 1/12 पार्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और किसी भी एटम को इसी से कंपेयर किया जाता है कि वो इस वाले पार्ट से कितना ज़्यादा हैवी है। अगर वो एटम, अब आप बोलिएगा कि सर अगर कार्बन का एक्चुअल मास इतना है और कार्बन का 1/12 पार्ट इतना है, तो सर कार्बन का मास हम 12 क्यों लेते हैं? आप लोग ऐसा क्यों लिखते हैं सर कि कार्बन का मास जो है वो 12 होता है? तो सिंपल सी बात है ना, जब आप सारे एटम को कंपेयर करेंगे तो कार्बन खुद भी तो कंपेयर में जाएगा, कार्बन को भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? और कार्बन को भी जब कंपेयर करना पड़ेगा तो ये कार्बन का 1/12 पार्ट है, तो ये जो उसका वैल्यू होगा वो इससे 12 टाइम हैवियर है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही ना आएगा, डिवाइड किए तो इतना आया, चलेगा? तो ये जो वैल्यू है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23, ये एक्चुअल मास है, ये एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास 12 है, और एटॉमिक मास 12 इसलिए है क्योंकि ये भी अपने 1.12 पार्ट ऑफ कार्बन से 12 टाइम हैवियर है। चलेगा? मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें कि ये कोई हमारे पास एक नॉन एटम है, क्लियर है, ये सपोज दैट कोई भी एटम इन्वायरमेंट में ढूंढ रहे थे लोग साइंटिस्ट, और कोई एक एटम मिला, ये एक एटम मिला। अब बोला इसका कितना मास है, तो एक्चुअल मास के लिए तो इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर पर रखा गया, पता चल गया कितना मास है। अगर ये कार्बन था तो इसका 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हुआ। लेकिन एटमिक मास के लिए तो हमको उसका 1/12 पार्ट से कंपेयर करना है, तो पता चला 1/12 पार्ट कितना है, तो इतना है। सपोज दैट ये इसका 1/12 पार्ट है, तो अब इससे कंपेयर करेंगे कि ये कितना हैवी है, तो इससे कंपेयर किए तो पता चला ये 12 टाइम हैवी है, तो इसका एटमिक मास क्या हो गया? इसका एटमिक मास हो गया 12। चलेगा? बस लेक्चर को कंसंट्रेट होकर सुनते चलना, बैक करके रिवाइंड करके भी सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। चलेगा? तो ये हो गया आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, और इसी को कंसीडर किया जाता है इज इक्वल टू 1 mu, और अब इसको 1 u से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? मतलब क्या सर? मतलब ये कि हम एक पॉइंट यहाँ और आपको बताना चाहेंगे कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज कंसिडर्ड एज 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे थोड़ा देर पहले हम एक एग्जाम्पल लिए थे कि हमारे पास एक स्क्वायर था, तो धीरे धीरे हमारे लिए वो स्क्वायर क्या बन गया? यूनिट बन गया, कि हम किसी भी सामान को उसी से तौलें। हमारे पास बड़ा सा थैला आया, वो 10 स्क्वायर का हो गया। क्लियर है? तो हम स्क्वायर एक यूनिट बना दिए, उसी तरह से इसको भी एक यूनिट कंसिडर कर लिया गया, और इसको स्क्वायर नहीं, इसको क्या नाम दिया गया? इसको AMU नाम दिया गया। क्लियर है? इसको AMU नाम दिया गया, और प्रेजेंटली it is called U. Presently it is represented by U, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। चलेगा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास। पहले AMU लिखते थे, अब सिर्फ U लिखते हैं। डेट मीन्स क्या? तो डेट मीन्स ये कि अगर हम बात करें मास ऑफ कार्बन, तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12U और 12 AMU। क्यों सर? क्योंकि कार्बन का ये जो मास है वो अपने 1/12 पार्ट से 12 टाइम हैवियर है, तो इसीलिए हम इसको 12U या फिर 12 AMU लिखेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का,
कि ऑक्सीजन का कितना मास होगा, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का मास होगा 16U या 16 AMU, क्योंकि जो ऑक्सीजन का एक्चुअल मास होगा वो इसके 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स हैवियर होगा। अब आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का एक्चुअल मास कितना होगा? देखो, पहला बात कि ये सब तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप उसको लैब में एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन फिर भी आपके सामने तो क्लियर है ना अगर कैलकुलेट करना हो तो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का एक्चुअल मास है वो ऑक्सीजन का एक्चुअल मास 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स ग्रेटर है। तो अगर ऑक्सीजन का एक्चुअल मास 1/12 पार्ट से 16 टाइम ग्रेटर है, डैट मीन्स कि हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दें उसके 1/12 पार्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, वही ऑक्सीजन का एक्चुअल मास हो जाएगा, चलेगा, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास केस है। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो हम नाइट्रोजन का बोलेंगे कि नाइट्रोजन का मास है 14U। U मतलब सर, तो U मतलब यूनिफाइड मास, चलेगा। तो 14 यूनिफाइड मास या 14 एटॉमिक मास यूनिट, डैट मीन्स कि नाइट्रोजन का जो एक्चुअल मास होगा वो इस वैल्यू से 14 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो सर नाइट्रोजन का एक्चुअल मास कितना होगा? भाई 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो नाइट्रोजन का एक्चुअल मास मिल जाएगा, समझ गए। हम बात करेंगे सल्फर का। सर सल्फर का मास कितना होता है? हम बोलेंगे 32 AMU या 32U। डैट मीन्स कि सल्फर का जो एक्चुअल मास होगा वो इस वैल्यू से 32 टाइम्स ग्रेटर होगा, चलेगा। सल्फर का जो एक्चुअल मास होगा वो इस वैल्यू से 32 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो सर सल्फर का एक्चुअल मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास केसेस हैं। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन प्रेजेंटली आप जो एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब उसको U में या AMU में डिफाइन नहीं किया जाता है, उसका भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अब IUPAC के अकॉर्डिंग आपको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना होता है। डैट मीन्स कि अगर कोई कार्बन का मास आपसे पूछा तो आप कभी भी 12U नहीं बताते हैं, आप जनरली क्या बताते हैं, तो 12 ग्राम बताते हैं। आपसे ऑक्सीजन का कोई पूछा तो 16U नहीं बताते हैं, 16 ग्राम बताते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर ये U जो है वो ग्राम के इक्वल कैसे हो गया? ये तो सर बहुत गलत बात है। तो ये जो U है वो ग्राम के इक्वल कैसे हो गया, आपको हम बताते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक करने का ये मतलब है कि पहले आप तो इसको नोट कर लें, उसके बाद हम बताते हैं। नोट कर लीजिए। चलो, अब तक आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। आप ये लेक्चर देख लो। इस लेक्चर को देखने के बाद हम आपको इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको हम लाइव क्लास दे देंगे। रीज़न क्या है कि ये जो चल रहा है आपको कुछ डाउट आने वाला है। तो अगर आपको कुछ डाउट आएगा, वैसे आना नहीं चाहिए बट फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो अच्छा रहेगा कि लाइव क्लास में वो क्लियर हो जाएगा। लाइव क्लास में आपका जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप हमारे किसी भी फैकल्टी से कांटेक्ट करने के लिए आपको ज़रा सा भी हिचकिचाने का, सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको सारा नंबर चैट ग्रुप में हमने दे रखा है। अगर आपको कोई फिजिक्स में डाउट हो तो आप राकेश पांडे सर को कॉल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में डाउट हो तो आप उमेश सर को कॉल कर सकते हैं। तो आप कोई भी जो डाउट है वो डाउट के लिए आपको ज़रा सा भी चिंता नहीं करना है। आप एट ए टाइम भी कॉल कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कभी आप कॉल किए और सर रिसीव नहीं किए, तो अगर बाय द वे डे टाइम में, दिन के समय में अगर कोई भी सर आपका कॉल रिसीव नहीं किए तो आप ये समझ लेना कि सर अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर लाइव क्लास ले रहे हैं, बट वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल रिसीव नहीं करने पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे ही कोई भी सर देखेंगे आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, इतना फैसिलिटी तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा ही सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं, बाय द वे ये कोई अलग टॉपिक नहीं है,
एटॉमिक मास से ही रिलेटेड टॉपिक है। अभी हम एटॉमिक मास और मोल कंसेप्ट इन सबको मिक्स करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि कार्बन का जो एटम है वो 12 ग्राम, कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम होता है ग्राम के टर्म में, और अगर एमयू के टर्म में ले तो उसको 12 एमयू भी लिखते हैं। तो आपके माइंड में बड़ा कन्फ्यूजन आया कि सर एमयू और ग्राम एक ही चीज़ कैसे हो गया सर, 1 एमयू का वैल्यू अलग होता है, सब चीज़ अलग होता है, तो एक ही कैसे हो गया। आप ध्यान से देखना, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है, हम थोड़ा इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी पहले डिफाइन कर दें। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, थोड़ा पेन चेंज कर लें, 1 मोल ऑफ एटम, मार्कर एक, 1 mole of atom in term of gram। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन टर्म ऑफ ग्राम। मतलब क्या? तो मतलब ये कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस है। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास है। भाई एक लार्ज डिफरेंस है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब क्या सर? मतलब ये कि एक्चुअली वी कैन से एक्चुअली इट इज द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम। ध्यान से देखना, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 एमयू। क्यों सर? क्योंकि एक कार्बन अपने 1/12 पार्ट से 12 टाइम्स हैवियर है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 एमयू। एक कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? वो 12 एमयू है। अब हम आपसे बोलते हैं कि आप कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आप क्या कीजिएगा बताइए? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर ये तो बहुत बच्चा वाला बात पूछ दिए सर, एक कार्बन एटम का मास इतना है तो 1 मोल का कितना होगा? तो सर हम 12 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 कर दिए। सर ये 1 एटम का था, ये 12 को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मोल का हो गया। बट एक बात आप भूल रहे हैं, क्या? ये एमयू है और 1 एमयू इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 to the power -24 होता है। चलेगा? कार्बन का मास, 1 मोल कार्बन का मास और एमयू का यूनिट इन टर्म ऑफ ग्राम, क्योंकि आपको पता है कि 1 एमयू इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो 12 एमयू इज इक्वल टू कितना होगा? तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power 24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ 1 मोल। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज सिमिलरली इक्वल टू 12 ग्राम। ये 11.98 समथिंग आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये फिक्स है। क्लियर है ना? ये मत सोचना कि सर को तो याद है, नहीं भाई, ये होता ही है, ये फैक्ट है। आपको भी कंसीडर करके चलना है, बट आपको फैक्ट को चेक करते हुए चलना है। तो फैक्ट को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और अभी इसको मल्टीप्लाई करके देख ही लो। क्लियर है ना? चलो, सपोज दैट हम बोलते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम
इज इक्वल टू, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू होगा 16 AMU। अब हम क्या बोलते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास निकालिए ऑक्सीजन का ग्राम के टर्म में। तो ग्राम के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर ग्राम के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बोलें कि आप हमको बताइए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो आप बोलिएगा सर 16 है, सर AMU है, 1 AMU का वैल्यू ले लेंगे सर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। सर ये ग्राम में हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक मास हम लोग कितने का लेते हैं? तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोग 1 मोल का लेते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इट इज सिमिलरली इक्वल टू 16 ग्राम। देख लेना, अभी चेक कर लेना, चलेगा? तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन टर्म ऑफ ग्राम, नॉट इन AMU, इन टर्म ऑफ ग्राम। और कितने का? 1 मोल का। ये बात दिमाग में गांठ बांध लेना कि जो AMU होता है वो 1 एटम का होता है। कितने का होता है बोलो? 1 एटम का या 1 मॉलिक्यूल का। क्लियर है? लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का होता है। रहेगा दिमाग में? AMU 1 एटम का होता है और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का होता है। चलेगा? क्लियर है? तो ये है आपका ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट। देखो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है जो हम सारा करवाने वाले हैं। तो आप पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते चलिए। आप एक बात बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? सर मल्टीप्लाई किए सर तो 12 नहीं आया सर, 11.98 आया, या सर 12 पॉइंट समथिंग और आ गया। आप बोल सकते सर एग्जैक्ट 16 नहीं आया, कुछ और आ गया, 15 पॉइंट समथिंग 8 आ गया, 9 आ गया, या 16 पॉइंट कुछ आ गया। मतलब ये आगे पीछे हो सकता है। तो सर बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं लेते हैं सर? पीरियोडिक टेबल देखना, आपके बुक में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल खोल के देखना, किसी भी एटम का मास एक्यूरेट नहीं मिलेगा। सारे एटम का मास आपको पॉइंट में मिलेगा, एवरेज मिलेगा। एक्चुअली हम लोग ये जो यूज करते हैं ना, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। ग्राम के टर्म में ये एवरेज होता है। आप बोलो सर एवरेज निकालने का क्या जरूरत है? सर एग्जैक्ट लिखिए ना। एग्जैक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं सर? आपने एक टर्म सुना होगा। कौन सा टर्म? तो आपने एक टर्म सुना होगा जिसको कहा जाता है आइसोटॉप। सुना है? आइसोटॉप 9-10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 8-9 क्लास। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर है ना? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट उसका मास नंबर डिफरेंट है, उसका मास अलग होता है। अलग अलग आइसोटॉप का अलग अलग मास होता है। कार्बन का 2 आइसोटॉप हो गया, ठीक है? एक कार्बन का आइसोटॉप का मास 12 हो गया, एक का 14 हो गया। तो सर 12 ही क्यों लेते हैं सर? 12 पॉइंट समथिंग देखना पीरियोडिक टेबल में लिखा हो, तो सर वो 12 पॉइंट समथिंग कहाँ से आया? तो दोनों का मिला के एवरेज निकाल लिया गया। तो सर एवरेज कैसे निकाला गया वो हम आपको बताएंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपको आइसोटॉप का कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो हम आपको आइसोटॉप का कंसेप्ट बताएंगे और आइसोटॉप का कंसेप्ट बताने के बाद आपको हम एवरेज एटॉमिक मास बताएंगे। चलेगा? लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिफाइन कर दें। जैसे अभी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़े, वैसे अभी हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करेंगे। चलेगा? तो आपको बस एक छोटा सा ब्रेक दे दें ताकि आप इसको नोट कर लें, और इसको नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नोट कीजिए। चलो हो गया, नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मास के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास।
एंड साथ में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये मत बोलना कि सर कुछ न्यूमेरिकल कराए नहीं, टॉपिक में आगे बढ़ गए। अभी टॉपिक जो स्टार्ट किए थे वो ख़त्म नहीं हुआ है, पहले उससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट कर लें, तब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो आपको मज़ा आएगा बनाने में, हर चीज़ अच्छे से बनेगा, कहीं नहीं फंसिएगा, गारंटी है इसका। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल उठा के बना सकते हैं, आपसे वो बन जाएगा। और नहीं बनेगा बाय द वे तो उसके लिए हम हैं अवेलेबल, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। ऐप में भी, आप रैंकर्स ऐप में भी आपके लिए बहुत सारा टेस्ट पेपर अवेलेबल है, और बहुत ही चीप टेस्ट पेपर, बहुत ही सस्ता टेस्ट पेपर अवेलेबल है जो सिर्फ टाइपिंग कॉस्ट पर अवेलेबल है। क्लियर है ना? तो आप उसको ज्वाइन कर लेना तो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। आप जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे वैसे वैसे आप ऑनलाइन टेस्ट अपना देते जाएंगे, वो और बेटर रहेगा। अगर उसके लिए नहीं समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करना, हम बता देंगे क्या है। देखो, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है molecular mass is, it is the sum total of masses of all the elements present in मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में जितना भी एटम प्रेजेंट है उन सारे एटम का मास का सम टोटल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे सर, जैसे ये सपोज डैट कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O। हम आपसे बोलते हैं बताइए वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप तुरंत बोल दीजिएगा सर 18 होगा। आप बचपन से तो नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कैसे सर? देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, पता है आपको, 1 mu या 1 ग्राम। अभी हम लोग mu के टर्म में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को ग्राम के टर्म में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 × 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 mu या 18 U। क्लियर है ना? तो आप ध्यान में रखना, इट इज़ द सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पहले से आप जानते हैं, बट मेरा काम है आपको बता के हर चीज़ बूस्ट करते हुए चलना। सेकेंड, अगर हम बात करें, सपोज डैट कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। आप एक काम करना बाबू, मेरा एक बात मानना, पहला होमवर्क आपको हम दे रहे हैं 11th क्लास का, और उम्मीद है कि आप ज़रूर मानेंगे। वैसे आपको उस जो होमवर्क दे रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको अगर उसमें ज़रा सा भी डाउट हो, कुछ आधा अधूरा याद हो, तो एक मेरा काम करना कि आप एटमिक नंबर 1 से लेकर 40 तक का, या चलो 30 तक का फिलहाल, एटमिक नंबर 1 से 30 तक का मास याद कर लेना, ठीक है। मास याद कर लेना। वैसे तो हम आपको सबका ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि मतलब आप उंगली पे गिन लीजिएगा मास और एटमिक नंबर, हर चीज़, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े। बट अभी तो 2 क्लास वही हैं, कितना कुछ बताएं। तो आप 1 से 30 तक के एटम का मास याद कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मेरा इतना बात ज़रूर मानना। H2SO4, अब हम H2SO4 का अगर मास कैलकुलेट करना चाहें तो क्या बोल रहे हैं, सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2, प्लस सल्फर का एटमिक मास कितना सर 32, क्लियर है, प्लस ऑक्सीजन का कितना सर, तो ऑक्सीजन का 16, और टोटल कितना ऑक्सीजन है तो 4, तो 16 × 4, क्लियर है। सम कर लो, 2 + 32 + 16 × 4 64, चलेगा। आप कैलकुलेट करना, इट इज़ 98, क्लियर है ना। 98 क्या, तो 98 mu, चलेगा।
तो ये हमारे पास केस है, ये हमारे पास मासेस हैं। हम ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। बोलते बताओ नाइट्रिक एसिड का मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3, डैट मीन्स 14 and 1 15 प्लस 16 3 जा 48, इट इज इक्वल टू 85 13 6 63 MU। चलेगा? बोलो सर बिल्कुल चलेगा, परफेक्ट है, चलेगा ना? हाँ। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ ग्राम। ग्राम के टर्म में 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को कहा जाएगा क्या? उसी को कहा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलेगा? जैसे सर आपके पास अभी वाटर था H2O, आपने H2O का मास लिया 18 AMU। अब इसी का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, बहुत आसान सर। 18 इंटू AMU का वैल्यू आपको पता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24, और 1 मोल का कैलकुलेट करना है क्योंकि जब ग्राम लग गया तो वो 1 मोल का हो गया, तो 1 मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 18 ग्राम। चलेगा? सिमिलरली सर सल्फ्यूरिक एसिड है, सर सल्फ्यूरिक एसिड ये यहाँ रहा सर। सल्फ्यूरिक एसिड का मास सर हमने कैलकुलेट किया 98 AMU। सर ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? हम डायरेक्ट बोलेंगे 98 ग्राम। क्यों सर डायरेक्ट? बहुत गलत बात है। अरे अब आप भी डायरेक्ट बोलना, क्योंकि उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। कैसे उतना ही आएगा सर? बिल्कुल 98 इंटू AMU 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24। ये वैल्यू बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल, इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू 98 ग्राम। सिमिलरली इक्वल टू 98 ग्राम। चलेगा? तो ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। अब हम आपको बताने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास, कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर, थोड़ा देर रुक जाइए, अभी लिखिए मत, हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं, आपको दिखेगा ही नहीं, लिखिएगा क्या। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बताए थे कि आपको कौन सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपको आइसोटॉप का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इस लेक्चर में आइसोटॉप का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं तो वो कम से कम 1 घंटा तो पक्का जाएगा, श्योर जाएगा। 1 घंटा से ऊपर का है, बट आइसोटॉप को अच्छे से समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। अब आप बोलिएगा सर आइसोटॉप तो 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, उतना छोटा कंसेप्ट 1 घंटा में। आप अभी तक जो 9-10 क्लास में पढ़े थे ना आइसोटॉप, वो आइसोटॉप का 10% भी नहीं था। ठीक है, अब आपको डिटेल में बताएंगे कि आइसोटॉप क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलेगा? तो ये सब कब होगा सर? तो ये सब होगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? चलो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आप इसको नोट करते रहना, उसके बाद हम चल जाएंगे, आप इसको नोट करते रहना। तो एक बार यहाँ पर मेरे साथ रिवीजन कर लो। चलो क्या पढ़े हम लोग अब तक? तो सर हम लोग अब तक पढ़े कि 1 मोल का वैल्यू कितना होता है सर? तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। चलेगा? ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग पढ़े सर एटॉमिक मास। और सर एटॉमिक मास किस टर्म में? तो पहले हम लोग पढ़े AMU के टर्म में। और ये AMU क्या है? तो AMU जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ किसका है बोलो? कार्बन। और सर ये कितना होता है? तो इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। चलेगा? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो सर ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो कितने का होता है?
तो सर ग्राम एटॉमिक मास हम बोलें या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलें, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास हो चाहे वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में होता है। चलेगा? ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब अगर हमारे पास 1 mu है तो ये 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। जैसे क्यों सर 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा? क्योंकि 1 इंटू mu का वैल्यू हम ले लेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो हमको मोल के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10⁻23 और ये सिमिलरली इक्वल टू आ जाएगा 1 ग्राम। चलेगा? तो आज हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया। एक बात और इसमें बता दें कि आज हम लोगों ने कार्बन का एक्चुअल मास जाना, कितना? बोलो बोलो। कार्बन का एक्चुअल मास 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलेगा? सॉरी 23 ग्राम। तो वो कार्बन का एक्चुअल मास था। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एवरेज एटॉमिक मास और आइसोटॉप के सारे कंसेप्ट को अच्छे से बताएंगे। तब तक आप लेक्चर को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप ऐप के ग्रुप चैट में डायरेक्टली भेज सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल नंबर आपके पास अवेलेबल है, उस पर्सनल नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है ना? अपने दोस्तों को बताइए कि जो अब तक अपना 11th का क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो रैंकर्स ऐप को डाउनलोड करें और रैंकर्स ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने पढ़ाई को रेगुलर कर लें, बिकॉज अभी इंडिया का बहुत सारा पार्ट बंद है, इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, लेकिन आपका फ्यूचर बंद नहीं है, आपका फ्यूचर खुला हुआ है। ठीक है ना? तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।